आ जाओ भाई सब लोग, फटाफट आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। हाँ भाई। हेलो हेलो। सबको हेलो, ठीक है। आ जाओ सब लोग, फटाफट जुड़ो भाई। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। सर गुस्से में आएगा, आपने क्लास बंद कर दे। सर क्लास क्यों बंद हो गया था? अरे भाई नेट प्रॉब्लम हो गया था। नेट प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए क्लास बंद हो गई, ठीक है ना। चलिए अब नहीं दिक्कत होगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। हाँ हाँ वीडियो नहीं चल रहा था, हम जान रहे हैं, वहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है भाई। जो कि ठीक कर लिया गया है, ठीक है। इतनी मॉर्निंग में रहती है ना कि सब कुछ पता नहीं रहता है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। हाँ आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब लोग जुड़ गए भाई, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तात्कालिक वेग के लिए व्यंजक। किसके लिए भाई? क्या हुआ था सर जी? अरे नेट प्रॉब्लम हो गया था बच्चा। हाँ नेट प्रॉब्लम हो गया था, अब जुड़ जाइए सब लोग, ठीक है ना। चलिए, तात्कालिक वेग के लिए समीकरण या व्यंजक, यह हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम अपना है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें लेके चलेंगे। कैसे भाई? तात्कालिक वेग के लिए हमें समीकरण लिखना है, व्यंजक लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि a प्लस बी है। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं भाई? a प्लस बी है। a प्लस बी क्या है? अभिकारक है। a प्लस बी क्या है? अभिकारक है। और भाई यह c प्लस डी में बदल रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि a प्लस बी कोई अभिकारक है। a प्लस बी क्या भाई? कोई अभिकारक है। और यह बदल रहा है c प्लस डी में। ठीक, किसमें बदल रहा है भाई? C प्लस डी में बदल रहा है। ये हमने कोई एक अभिकारक रिएक्शन मान लिया, ये हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया, हमने इसको ऐसा मान लिया, ठीक है। चले भाई, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। चलो भाई, तो आप सर बताएं जरा, इनके लिए अभिक्रिया का तात्कालिक वेग कितना होगा और इनके लिए अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होगा? इन दोनों के लिए आपको क्या बताना है भाई? अभिक्रिया का तात्कालिक वेग बताना है। दोनों के लिए अलग अलग हमें लिखना है। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो क्या होगा? पहली चीज, इस पे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग जानिए कि जो आर इंस्टेंटेनियस होगा, इसके लिए कितना होगा? माइनस डी डी टी ऑफ ए के लिए यही लिखेंगे। क्या क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, क्या टाइम कर दें भाई, आप ही बता दीजिए। हाँ वरदान बैच की क्लास चल रही है, क्या टाइम चेंज कर दे, आप ही बता दीजिए। 12 बजे रख दें दोपहर में क्या? कितना टाइम कर दें भाई, बता दो। कितने बजे कर दें? हाँ कितने बजे टाइम कर दें भाई, बता दो। तात्क्षणिक बोले या तात्कालिक बोले, दोनों एक ही होता है। कह रहा है सुबह के 3:30 सर। अरे ये कौन टाइम होता है जी? सुबह के 3 बजे टाइम करवा दे रहा है, 5 बजे कह रहा है। अरे यार हम भी तो आ जाएंगे तभी ना होगा। अरे हम नहीं पहुंच पाएंगे यार इतने बजे। चलो भैया, चलो भाई आ जाओ वापस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे?
इसके लिए माइनस हो जाएगा dA बाई dt। अब इसके लिए लिखना होगा तो b भी क्या है, b भी अभिकारक है, b भी क्या है भाई, अभिकारक है, ये अभी घटेगा तो माइनस d dt ऑफ b हो जाएगा, माइनस d dt ऑफ b हो जाएगा। उसके बाद बनेगा भी उतना तो प्लस या d dt ऑफ c हो जाएगा, बराबर किसके होगा, यह भी तो बन ही रहा है, प्लस में आ जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा d dt ऑफ d। बोलो मेरे भाई, सही है ना? ठीक है भाई, चलो तो पहले समझो आर इंस्टेंटेनियस, यह समय के साथ घट रहा है तो माइनस लगा देंगे, यह भी समय के साथ घटेगा माइनस, ये दोनों उत्पाद है ना, उत्पाद बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है, ठीक है, उत्पाद क्या होता है भाई, बढ़ता है। इतना सबको क्लियर हो गया? तो आप इसके लिए ऐसे लिखें, इसी तरह से तात्कालिक वेग का समीकरण लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे छोड़ा, देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया क्या, n1a, क्या हमने ले लिया n1a प्लस n2b, हमने क्या ले लिया भाई n1a प्लस n2b। इधर बना क्या, इधर बन गया m1c प्लस m2c, n1c प्लस m2c, यह ऐसा बन गया। अब ध्यान दीजिए 5 बजे मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी मेरे भाई क्लास, क्लास आपकी चलेगी 6:30 बजे से, यही क्लास का टाइमिंग है, क्लास इसी टाइमिंग पे चलेगी, केमिस्ट्री की हमारी क्लास, ठीक है, यही टाइम रहेगा, हम इस टाइम को नहीं बदल सकते, ठीक है ना, क्योंकि 5 बजे हम नहीं आ पाते भाई, ठीक है, सोना भी पड़ता है ना, सोते सोते 12 बज जाता है, 5 बजे नहीं हो पाएगा क्लास, ठीक है, 6:30 बजे से क्लास चलेगी। चलो भाई आ जाओ, तो अब यह दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, n1a प्लस n2b इज इक्वल, मतलब कहने का है कि यह अभिकारक में इस बार कोई गुणांक भी लग गया है, तो गुणांक को के टर्म में कैसे लिखेंगे, गुणांक के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो इसके लिए आर इंस्टेंटेनियस हमें लिखना है, क्या लिखना है भाई, आर इंस्टेंटेनियस हमें लिखना है, ठीक है। आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, तो ये समय के साथ घट रहा है तो माइनस लगाओ, n1 है तो 1/n1 लिख दो, n1 है तो क्या लिख दोगे भैया 1/n1 कर दो, और इसको क्या लिख दोगे d dt ऑफ a, ठीक, बराबर, ठीक है। उसके बाद यह भी समय के साथ घट रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस 1/n2 और d dt ऑफ b, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होता है वह भी बता देंगे, सब बता देंगे, आप घबराए ना। यह देखो समय के साथ बढ़ रहा है ना, तो समय के साथ जो बढ़ेगा उसके में प्लस लगाओ, जो बढ़ रहा है उसमें क्या लगाओगे भाई प्लस लगाओगे, जो बढ़ेगा उसमें क्या लगा दोगे प्लस लगा दोगे। अब देखो इसको कैसे लिखोगे 1/m1 और यहाँ पे डी डी टी ऑफ सी, 1/m1 डी डी टी ऑफ सी, इसको क्या लिखोगे प्लस 1/m2 डी डी टी ऑफ डी, डी डी टी ऑफ क्या लिख देंगे डी, ठीक है भाई, यह ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो आपको करना क्या, देखो गुणांक रहेगा तो 1/में हो जाएगा, क्वेश्चन में समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, जब गुणांक रहेगा तो वह 1/में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखो अगर यहाँ पे जो गुणांक है, अगर किसी क्वेश्चन में गुणांक लग के आया, जैसे गुणांक लगा है ना, तो अगर यह गुणांक लग के आएगा तो यह 1/में में चला जाएगा, यह क्या होगा 1/में में चला जाएगा भाई, ठीक है, सबको क्लियर है, 1/में में आ जाएगा, सभी को क्लियर है।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कहते हैं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या बनता है भाई, 2NH3। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या बनता है भाई, 2NH3। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, इसके आगे गुणांक कितना है, एक है। अब एक वाले गुणांक का तो कोनो मतलब है नहीं, एक लिखे चाहे न लिखे, गुणांक है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस लिखना है आपको। क्या लिखना है भाई, आर इंस्टेंटेनियस लिखना है। तो आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखना है तो नाइट्रोजन की मात्रा समय के साथ घटेगी। नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी भाई, समय के साथ घटेगी। नाइट्रोजन की मात्रा समय के साथ घटेगी, और इसमें गुणांक एक है तो कुछ नहीं लिखना है, डी डी टी लिख देना है, ऑफ आपको लिख देना है N2। डी डी टी ऑफ क्या लिख देना, N2। यह बराबर किसके हो जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ पे गुणांक कितना लग गया है बच्चा, ध्यान दो, गुणांक कितना लग गया है, 3 लग गया है, तो 1/3 क्या लग गया है, 1/3, तो हो जाएगा 1/3, और डी ऑफ ये हो जाएगा H2, और इसके बराबर क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है ना। तो देखो यह समय के साथ बढ़ेगा, अमोनिया की मात्रा बार बार बढ़ेगी, थोड़ी जैसे ये दोनों मिलके बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो और आगे गुणांक 2 लगा है तो लिख दो बच्चा 1/2, और डी ऑफ यहाँ पे लिख दोगे NH3। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, कोई समस्या है। माइनस कैसे जानेंगे, माइनस भाई अभिकारक की सांद्रता जो है समय के साथ घटती है। यह देखो N2 और 3H2 मिलके ही अमोनिया का, देखो N2 और H2 मिलके अमोनिया का निर्माण बना कर रहे हैं ना। ठीक है, N2 और H2 मिलकर क्या कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। यही दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यह दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, फिर अमोनिया बनेगा, मतलब इनकी मात्रा घटेगी, और जिनकी मात्रा घटेगी उनके लिए साइन लिखते हैं निगेटिव, और जिनकी मात्रा बढ़ेगी उनके लिए साइन लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है भाई, चल आगे चलते हैं। चलो अगला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है भाई, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई, हमने अभिक्रिया तो पढ़ ली, अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। बस मेरा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे, पहला फैक्टर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अभिकारकों की सांद्रता। पहला फैक्टर क्या पढ़ेंगे, अभिकारकों की सांद्रता। पहला फैक्टर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता। क्या हो जाएगा भाई,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला फैक्टर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बात समझ में? तो अभिकारकों की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है उसको जरा आप देखिए। पहली चीज आप देखिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ा देना चाहते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या कहते हैं भाई? कोलिजन थ्योरी। बात समझ में आ रहा? तो पहले मैं इसके लिए फार्मूला बता देता हूँ, फिर कोलिजन थ्योरी को बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो अभिक्रिया का जो वेग है, अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग है, मतलब अभिक्रिया वेग, ये जो अभिक्रिया वेग होती है यह प्रोपोर्शनल होता है। जो अभिक्रिया का वेग है यह प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों की सांद्रता पर। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों की सांद्रता पर। अभिकारकों की सांद्रता पर, ठीक है भाई। पहले समझिए, जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारकों की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप सांद्रता बढ़ाएंगे, यदि आप सांद्रता को बढ़ाएंगे, बात समझ में आ रहा है? यदि आप सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, सांद्रता को घटाएंगे अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। अब यह कैसी कॉन्सेप्ट होता है, कैसे घटता बढ़ता है, तो मैं 5 मिनट के लिए आपका टाइम लूंगा, जिसको हम बताएंगे इसमें कोलिजन थ्योरी क्या होती है। हम 5 मिनट का आपका टाइम लेंगे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखिए, इसको हम कहते हैं संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत बोलते हैं इसको। एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन इसी से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बता देंगे कि अभिक्रिया कैसे प्रभावित होता है। तो पहले चीज समझिए, तो कोलिजन थ्योरी में बोला जाता है कि अणु दो प्रकार के या परमाणु दो प्रकार के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप के? दो प्रकार। परमाणु कितने प्रकार के होंगे भाई? तो यहां से परमाणु कितने प्रकार के निकल के आते हैं? परमाणु दो प्रकार के। यहां से जो परमाणु होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब एक्टिव, और दूसरे को बोलते हैं पैसिव। दूसरे को क्या बोलते हैं भाई? एक्टिव, पैसिव, ठीक है। यहाँ से जो परमाणु होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के। परमाणु कितने टाइप के होते हैं भाई? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव को कहते हैं सक्रिय, सक्रिय, और इसको कहते हैं निष्क्रिय, ठीक है। एक होता है सक्रिय और दूसरा होता है क्या भाई? निष्क्रिय, ठीक है। तो यहां से परमाणु कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक एक्टिव और एक ठो पैसिव। एक्टिव परमाणु और पैसिव परमाणु, ठीक है। आप समझिए, दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, दोनों में साम्यावस्था होती है। दोनों में क्या होती है? साम्यावस्था। मतलब जितना एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उतना ही क्या होता है? पैसिव मॉलिक्यूल होता है ना। एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, दोनों के बीच में साम्यावस्था होती है। यह जो तीर लगा है ना दोनों तरफ के, यह किसको बताता है? इक्विलिब्रियम को बताता है। दोनों के बीच में क्या होती है? साम्यावस्था होती है। कहने का मतलब है जितना एक्टिव मॉलिक्यूल है उतना ही पैसिव मॉलिक्यूल होता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर हम आपको बताते हैं कि अभिक्रिया में
अभिक्रिया में केवल एक्टिव मॉलिक्यूल ही भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। बात समझ में आ रहा है भाई? अभिक्रिया में केवल एक्टिव मॉलिक्यूल ही भाग लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अभिक्रिया में केवल कौन भाग लेता है? एक्टिव मॉलिक्यूल। तो समझो, अब एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा करनी है। हमें क्या करना है? एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा करनी है। कहने का मतलब है सक्रिय परमाणुओं की संख्या हमें क्या करनी है? बढ़ानी है। यह जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब सक्रिय परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम ऐसे क्या बोल सकते हैं? क्या सक्रिय परमाणु की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। बस समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि सक्रिय परमाणु की संख्या बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रहा भाई? सक्रिय परमाणु की संख्या बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात को समझो। हमने आपको बताया क्या कि एक्टिव और पैसिव में है इक्विलिब्रियम। एक्टिव पैसिव में क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो समझो कि हम सांद्रता बढ़ा दे रहे हैं। हमने क्या किया भाई? सांद्रता को बढ़ा दिया। हमने क्या कर दिया? सांद्रता को बढ़ाया। सांद्रता में दोनों प्रकार के होंगे। सांद्रता में दोनों प्रकार के परमाणु होंगे, एक्टिव वाला भी होगा और पैसिव वाला भी होगा। लेकिन सांद्रता बढ़ाएंगे तो पैसिव बढ़ेगा, साथ साथ कौन बढ़ेगा? एक्टिव बढ़ेगा। तो एक्टिव परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? एक्टिव परमाणु की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा? एक्टिव परमाणु की संख्या बढ़ेगी। अब एक्टिव परमाणु की संख्या बढ़ने से क्या होगा? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभिक्रिया वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ रहा है सबको? यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कहानी यहां से है। आपको सीधे भी बता दिया जाता है कि भाई सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? वेग बढ़ जाता है। कहानी यहां से है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। जैसे देखो ना, क्लास में भी दो टाइप के लोग होते हैं। मतलब क्लास में भी दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो थोड़ा एक्टिव स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। एक तो कहते हैं अरे यार चला पढ़ ले, अरे यार चला पढ़ ले। एक फिक्स तो इसको पैसिव बोलते हैं। और जो एक्टिव रहते हैं, नहीं कहाँ से जो मिले पढ़ लो भाई, पढ़ लो। दो कैटेगरी के होते हैं ना। तो कैटेगरी भी दो होती है स्टूडेंटों में। बात समझ में आया? तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? एक्टिव परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। एक्टिव परमाणु ही अभिक्रिया के वेग को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब समझो, अगर हम ताप को बढ़ा दें, अगर हम क्या करें भाई? ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर? अगला देख लो। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ रहा है? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? समझो भाई, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल में। समझ में आया? पैसिव का मतलब निष्क्रिय। पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है। जैसे आप समझिए कि क्लास में कुछ नालायक खच्चर होते हैं जो पढ़ते नहीं है। अगर उनको आप ना एक बोगरा लेके पिटाई कर दो तो वह भी डर के मारे पढ़ने लगते हैं। उन्हीं को कहते हैं कि भाई पैसिव वाला भी एक्टिव में बदल गया, मतलब निष्क्रिय वाला भी अब क्या हो गया? पढ़ाई के लिए सक्रिय हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी कुछ वैसे लोग हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक्टिव मॉलिक्यूल में। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? एक्टिव परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा भैया? बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है सबको भाई? तो हम सीधे कर दें क्या
दूसरा प्रभाव, पहला क्या था सांद्रता, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा लिख लेंगे ताप का प्रभाव। दूसरा क्या लिख देंगे, ताप का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, ठीक है, तो हम कह देंगे अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होता है ताप के, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होता है ताप के, ठीक है ना, क्या होता है? ताप के, मतलब लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात क्या लिख सकते हैं भाई, ताप बढ़ाने पर, अर्थात ताप बढ़ाने पर अभिकारकों, ताप बढ़ाने पर अभिकारकों, अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भाई क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्करों की संख्या, जिससे उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा, समझ, टक्कर से ही अभिक्रिया अभिक्रिया होती है। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वही प्रोडक्ट में बदलते हैं, जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वही प्रोडक्ट में बदलते हैं। और टक्कर कौन करते हैं, एक्टिव करते हैं। टक्कर कौन करते हैं, एक्टिव परमाणु करते हैं। तो एक्टिव परमाणु संख्या जितना ज्यादा, टक्कर उतना ज्यादा। एक्टिव परमाणुओं की संख्या जितना ज्यादा, टक्कर उतना ही ज्यादा, क्योंकि एक्टिव ही टक्कर करेंगे। तो हम ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, पैसिव वाला कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में, एक्टिव परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब टक्कर ज्यादा होगा तब अभिक्रिया का वेग भी तेजी से होगा। बात समझ आ रहा है, नहीं नहीं यह वाला आएगा, हाँ यह जो कोलिजन थ्योरी है ये थोड़ा हायर हायर स्टडी में आता है, जैसे बीएससी यूएससी में आता है, हायर स्टडी में आता है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। लेकिन आप इसको जानते रहो, इसी के बेसिस पे होता है। देखो आया ना, टक्करों वाला सिस्टम आया ना, तो टक्करों वाला आता कहाँ से है, इसी कोलिजन थ्योरी से, टक्कर सिद्धांत से आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार।
चले भाई आगे, आगे चलते हैं। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे भैया, नोट करने के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है भैया, ठीक है। नोट में लिखेंगे क्या कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, या कभी कभी 3 गुना हो जाता है, तो सिंपली हम 2 गुना मान के चलेंगे। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना, उसका फिर 2 गुना, उसका 2 गुना होता जाता है, ठीक है। चलो तो लिखेंगे क्या, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है भाई। चलो तीसरा देखते हैं, ताप गुणांक। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, बात समझ आ रहा है। ताप गुणांक से क्या होता है, ताप गुणांक से क्या होता है भैया, तो पहले हम लोग बात कर लेंगे ताप गुणांक होता क्या है। हमें क्या पढ़ना है भाई, ताप गुणांक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ताप गुणांक पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है भाई, ताप गुणांक पढ़ना है, ठीक है। कि ताप गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है भाई। चलो, हाँ तो 10 की जगह 20 बढ़ाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, अच्छा चलो लिख दिया, ठीक है भैया। ताप गुणांक क्या होता है, तो हम कहते हैं क्या कि ताप गुणांक दो अलग अलग, मतलब 10 डिग्री के अंतर से अगर ताप गुणांक निकालें और दोनों का रेशियो ले ले, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाला दो ताप गुणांकों का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। ताप स्थिरांक मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो स्थिर तापों का जो स्थिरांक होगा उनका हम रेशियो ले लेंगे तो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ताप गुणांक। लिखेंगे किसी अभिक्रिया के दो तापों के, किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के दो तापों के, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस, दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक, अंतराल पर वेग स्थिरांक, अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। तापीय गुणांक कहलाता है।
ठीक है, तो क्या लिख देंगे भाई, यहां से हम क्या लिख देंगे, तापीय गुणांक बराबर K35 अपान K25। ये डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब है किसी अभिक्रिया के दो तापों के, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो इस बात को समझिए, उत्प्रेरक यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है पहले से समझिए, पहले इसमें आपको बता दें कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को वेग को बदल देते हैं, है ना। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया, जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो देखो उत्प्रेरक यहाँ से हम लोग देखेंगे, उत्प्रेरक यहाँ से दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के भाई होते हैं, दो प्रकार के। एक धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा होता है ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। उत्प्रेरक कितने, अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते, एक धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। यह क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को हटा देते हैं। अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है भाई। सर वीडियो नहीं चल रहा है।
ठीक है भाई, चल बात समझ आ रहा है भाई। तो कहने का मतलब है कि जो धनात्मक होगा या क्या करेगा, ठीक है, धनात्मक में क्या होगा कि अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे भाई, बढ़ा देंगे। धनात्मक में क्या होगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, और ऋणात्मक में क्या होगा, यह अभिक्रिया के वेग को घटा देंगे। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे भाई, अभिक्रिया का वेग क्या लिख देंगे, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होता है उत्प्रेरक, किसके, धनात्मक उत्प्रेरक के। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक के। ठीक है, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होगा किसे, धनात्मक उत्प्रेरक के। और दूसरा लिख देंगे, अभिक्रिया वेग यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक के। अरे बतवा समझ में आ रही है कि ना? अरे प्लीज मुझे बताओ वीडियो चल रही है कि ना? अरे वीडियो एकदम दबा के चल रही है बच्चा, वीडियो एकदम दबा के चल रहा है, तुम अपना नेट सही कर लो, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा? हाँ, बात हो रहा है, वीडियो एकदम दबा के चल रही है, आप अपना नेट सही कर लो भाई। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं दाब। अगला देख लेते हैं दाब। दाब को क्या कहते हैं बच्चा, प्रेशर। दाब को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेशर। जरा इसको भी देख ले, इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, कहाँ छोड़ने जाए। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है ना? चले दाब का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, ध्यान देखो, दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब का प्रभाव हम कहाँ देखते हैं, गैसियस अभिक्रिया में। दाब का प्रभाव हम कहाँ देखते हैं भाई, गैसियस अभिक्रिया में देखते हैं। इसको हम कहते हैं पिस्टन है, तो क्या कहते हैं, पिस्टन। तो क्या कहते हैं भाई, ठीक है, बात समझ में इसको क्या कहते हैं भाई, पिस्टन कहते हैं। अब समझो, अगर इसमें कोई गैस भरी है, इस जार में क्या है भाई, कोई गैस भरी है, इस जार में क्या है भाई, कोई गैस भरी है, ठीक है ना? इस जार में क्या भाई, कोई गैस भरी है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, हम देख के करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब इस पिस्टन पे अगर हम दाब बढ़ाएंगे, समझो, अगर हम क्या करें, दाब को बढ़ा दें, इस पिस्टन पे हम क्या करें भाई, दाब है, इस पिस्टन पे हम दाब को बढ़ा दें, दाब को क्या करें भाई, बढ़ा दें। इस पिस्टन पे हमने क्या किया, दाब को बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि यह पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई, गैस क्या होगी, गैस दब जाएगी, तो आयतन घटेगा। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि दाब, ऐसे करेंगे, गैस पर दाब बढ़ाने पर, गैस पर दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, आयतन घटता है, इतना बोल सकते हैं भाई। समझो, ये जैसे कोई कोई बर्तन में गैस भरी है, पहले पिस्टन यहाँ पर थी, पिस्टन पहले यहाँ पर थी, पिस्टन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से मूव होके नीचे चली आई यहाँ पर, मतलब हम दाब बढ़ाएंगे,
जब हम दाब को बढ़ाएंगे, दाब को क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे, तो गैस का आयतन घट जाए। तो पहले इसका आयतन क्या था, भी था, अब इसका आयतन क्या हो गया, भी डैश हो जाएगा। पहले इसका आयतन पूरा कितना था, भी था, फिर कितना हो जाएगा, भी डैश। कहने का मतलब आयतन घटता है। तो भैया जब आयतन घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगी। पहले जो मॉलिक्यूल सोचो इतना दूर में थे, समझो पहले जो गैस इस पूरे बर्तन में फैल के था, इतने बड़े बर्तन में था, जो गैस या जो कंसंट्रेशन, जो सांद्रता इतने बड़े बर्तन में थी, वह अब दब जाएगी और यह कंसंट्रेटेड हो जाएगी। कंसंट्रेटेड होने के बाद जब पिस्टन यहां पर चला आएगा तो सारे के सारे सांद्रता इतने में हो जाएंगे, तो सारे मॉलिक्यूल इतने जगह में हो जाएंगे, इतने आयतन में हो जाएंगे, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने से क्या होगा, एक्टिव परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो सांद्रता बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या तो अभिक्रिया का वेग भी सर बढ़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बात समझ में आ रही है सबको, चलो भाई आ रहा है। देखिए गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने पर गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने पर, गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, आयतन घट जाता है। गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, जिसके कारण अभिकारकों के, जिसके कारण जिसके कारण अभिकारकों के जिसके कारण अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। संख्या बढ़ जाती है। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगा, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, या सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना। संख्या न लिख के इसको हम सांद्रता लिख दे, संख्या न लिख के क्या लिख दे भाई, सांद्रता लिख दे। सांद्रता बढ़ जाती है। अब जब सांद्रता बढ़ जाती है तो सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो फाइनली क्या लिख लेंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है। तो हम दाब बढ़ाते हैं किसी गैसीय अवस्था पर, हम क्या करें, किसी गैस पर यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घट जाता है। पहले जो गैस पूरे सिलेंडर में भर कर थी, दाब बढ़ाने पर सिलेंडर के आधे से आधे में हो गई, आयतन घटा, लेकिन परमाणु उतना ही है। कहने का मतलब उस आयतन में परमाणुओं की संख्या बढ़ी, परमाणु की संख्या बढ़ने से एक्टिव परमाणु बढ़ेंगे, एक्टिव परमाणु बढ़ेगा तो टक्कर बढ़ेगा, टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। सर बोलो, नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया, बोलो भाई। चलो हट जाते हैं, थोड़ा नोट कर लो, ठीक, साइड हट जाते हैं, इधर हट जाते हैं। सर जी नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, यस पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा भाई। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सूर्य प्रकाश जी।
डायग्राम आप अपने हिसाब से समझ लिया कीजिए कि अगर हमने बोर्ड पे बना दिया मतलब आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर हमने बोर्ड पर बना दिया मतलब आपको डायग्राम बनाना है। आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने की मुझे कोई शौक नहीं है, हम आपके कॉन्सेप्ट के लिए ही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग करेंगे हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती 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 क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। क्या नाम है? सर्वेश पंकज सर पढ़ाएंगे आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर पढ़ाएंगे, जल्द ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सर वीडियो आपका सही नहीं चल रहा है, रुक रुक क्यों जा रहा है? अरे हमारे में सही चल रहा है भाई, हमारे में वीडियो सही चल रहा है, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में हम थ्योरेटिकल न लिखकर सीधे सीधे आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं उसी पर, ठीक है। देखिए, तो जैसे हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं, एक अभिकारक मान लिए हमने हमने एक रिएक्शन मान लिया कि यह ए है, या क्या है ए है, और क्या है बी है, यह ए और बी कोई अभिकारक है, ठीक है। ए है और बी है, और इधर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। इधर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? कोई हम रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, बस में कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लिए, ए बी उधर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। उधर क्या बन रहा है? कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, तो उधर उत्पाद बन रहा है। अब देखो, तो हम लोग यहां से लिखते हैं क्या? अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल होता है, कैसे लिखते हैं इसको जरा देखें। ऐसे आर प्रोपोर्शनल हम लोग सीधे सीधे कहते हैं क्या? ए पावर ए इनटू बी पावर बी लिखते हैं। ऐसे आपको लिखना है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर से मैं समझा रहा हूं, समझो। कह रहा है हिमांशु यादव, कह रहे हैं आपको नहीं आता है पढ़ाने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो कह रहा है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है। अरे आता है मेरे भाई, कितना अकेले कितना पढ़ाया जाएगा। आपको नहीं आता है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने? इधर ध्यान दो। तो आपको कैसे लिखना है? द्रव्यानुपातिकी की क्रिया के नियम में जो अभिक्रिया का वेग लिखना है, कैसे लिखना है समझो। जैसे ए हमने के मान लिया, ए अभिकारक हो गया, मैंने बी अभिकारक मान लिया। तो आपको जो अभिकारक दिया है उसको सान्यता वाले कोष्टक में लिखना है, उसको सान्यता वाले कोष्टक में लिखना, और जो गुणांक रहेगा वो पावर में चला जाएगा। जो गुणांक रहेगा कहाँ चला जाएगा भाई? पावर में चला जाएगा। क्लियर है सबको? जो गुणांक रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा।
जब गुणांक पावर में चला जाएगा तो इसको हम लोग कैसे, अब देखो यह हमने आर लिखा ना, अब हमें क्या लिखना है, डी आर बाई डी टी लिखना है। क्या लिखना है भाई, डी आर बाई डी टी, या इसको हम एक्स मान ले, सपोज हम लोग इसको क्या मान ले, या सपोज हम इसको क्या मान ले, एक्स मान ले, इसको क्या मान ले, एक्स मान ले, तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर मानो, आर मानो, तो इसको क्या लिखते हैं, ए पावर ए इंटू बी पावर बी मान ले, ठीक है। तो देखो आर मान लिए, आर होता क्या है, आर क्या होता है, वेग होता है, ये आर क्या होता है, वेग होता है। वेग को क्या लिखते हैं, डी एस बाई डी टी, वेग को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर ए बी पावर बी, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा, प्रोपोर्शनल टू ए पावर ए। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को मेरे बच्चा हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, और जब कांस्टेंट जोड़ देते हैं बच्चा तो इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पावर ए इंटू बी पावर बी, ठीक है, बी पावर बी हो गया, ठीक है। चल एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू p, ये p का मतलब हो गया उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेग लिखना है, यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है भाई, वेग लिखना है। तो वेग लिखने के लिए क्या कहेंगे, r प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2 इंटू बी का पावर 3, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे भाई, डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2 इंटू बी पावर 3। फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पावर 2 इंटू बी पावर 3, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो बात को समझिए, आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कैसे लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू क्या कहेंगे, जो सांद्रता है उसको कंसंट्रेशन में जो आगे गुणांक लगा रहेगा पावर में, वो क्या हो जाएगा पावर में। अब बी है तो बी का जो गुणांक रहेगा पावर में, तो आर क्या होता है, वेग होता है, इसको डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू ए पावर ए बी पावर बी हो जाएगा। और इसको डी प्रोपोर्शनलिटी साइन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, क्या करते हैं भाई, कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे के हमने लेके रखा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चल तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, ठीक है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना भाई, मिलते हैं कल, ठीक है। कल वापस से इसको थोड़ा सा समझाएंगे फिर आगे बताएंगे, ठीक है भाई, चल। ठीक है भाई, चल, चलो।